हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष गुप्ता स्मार्ट स्टडी क्लासेस गरोठा के इस ऑनलाइन बैच में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज के अंतर्गत आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए टॉपिक देख लेते हैं। हम देखने वाले हैं प्रश्नकाल को, शून्यकाल को, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को, और पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, विहिप क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, और इसके साथ साथ हम और क्या देखेंगे, फंड्स को देखेंगे। जैसे कि हम आकस्मिक निधि की बात करते हैं, संचित निधि की बात करते हैं, लोक निधि की बात करते हैं और राहत निधि की बात करते हैं। तो इन सब टर्म को आज हम समझने का प्रयास करेंगे, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही, और हमें नॉर्मल जानकारी भी इसकी होनी चाहिए। तो आप बने रहिए इस वीडियो लेक्चर के अंत तक और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, पिछले वीडियो लेक्चर में सत्र देखे थे। तो सत्र क्या होते हैं? वर्तमान में 3 प्रकार के सत्र चलते हैं भारत में। कौन कौन से सत्र हैं उनको देख लेते हैं। ग्रीष्मकालीन सत्र, क्या है ग्रीष्मकालीन सत्र? इसे हम बजट सत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट सत्र भी कहते हैं। और सेकंड है मानसून सत्र, मानसून सत्र। और जो तीसरे नंबर पर है उसे हम शीतकालीन सत्र कहते हैं। क्या? शीतकालीन सत्र कहते हैं। तो शीतकालीन सत्र है, इसकी अवधि सबसे कम होती है। कितनी होती है? लगभग 2 माह की होती है। हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि यह नवंबर से लेकर लगभग दिसंबर तक चलता है। क्या है? सबसे छोटा सत्र है। और जो मानसून सत्र है वह है जुलाई से लेकर, कब से? जुलाई से लेकर सितंबर तक चलता है। और जो ग्रीष्मकालीन सत्र है वह फरवरी माह से लेकर मई माह तक चलता है। यह सबसे बड़ा सत्र है। प्रश्न हमारे एग्जाम से पूछा गया है कि सबसे छोटा सत्र कौन सा है? तो शीतकालीन सत्र जो है सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा सत्र कौन सा है? तो ग्रीष्मकालीन सत्र या बजट सत्र सबसे ज्यादा बड़ा है। बजट सत्र हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नकाल को। तो इन तीनों सत्रों में हम किसी भी सत्र को ले लें, लगभग संसदीय कार्यवाहियां समान रूप से ही चलती हैं। तो हम लोग मानसून सत्र को ले लेते हैं। मानसून सत्र को, इसकी आप किसी भी डेट को ले सकते हैं। सभी डेटों में लगभग समान रूप से कार्यवाहियां होती हैं। इसको समझते हैं कि प्रत्येक दिन, क्या है? प्रत्येक दिन संसद में 2 बैठकें होती हैं। क्या होती हैं? 2 बैठकें होती हैं। तो बैठकें कौन कौन सी हैं? सबसे पहला क्या है? जो पहली बैठक होती है 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में होती है। और जो दूसरी बैठक होती है वह 2 बजे से लेकर 6 बजे तक होती है। कब से कब तक? 2 बजे से लेकर 6 बजे तक होती है। और जो बीच में आपको 1 घंटे का समय दिख रहा है, 1 बजे से 2 बजे तक का, तो यह अवकाश होता है। क्या? 1 घंटे का अवकाश होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि मानसून सत्र ले लेते हैं, और प्रत्येक दिन की जो कार्रवाइयां होंगी लगभग समान रूप से होंगी। प्रत्येक दिन 2 बैठकें होती हैं। पहली बैठक होती है वह 11 बजे से 1 बजे तक के बीच में होती है, और जो दूसरी बैठक होती है 2 बजे से 6 बजे तक के बीच में होती है। तो इसको भी हम 2 पार्टों में बांट लेते हैं। अर्थात कि जो पहला घंटा होगा, क्या है? जो पहला घंटा होगा 11 बजे से 12 बजे तक के बीच का, इसको हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नकाल कहते हैं। और जो 12 से 1 बजे तक का समय होता है उसे हम शून्यकाल कहते हैं। क्या? शून्यकाल कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं प्रश्नकाल को। पहले हम लोगों ने सबसे पहले प्रश्नकाल और शून्यकाल की पृष्ठभूमि को समझा है, और अब देखते हैं हम लोग प्रश्नकाल को। इससे संबंधित बहुत सारे जो प्रश्न हैं हमारे एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते रहे हैं। देखते हैं प्रश्नकाल। तो यह क्या होता है? यह पहला घंटा होता है किसी भी सदन की बैठक का। क्या है? 11 बजे से 12 बजे तक का समय होता है। और क्या प्रश्न बन सकते हैं? इनमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न, सेकंड है अतारांकित प्रश्न, और क्या है? अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न। जो तारांकित प्रश्न होते हैं इनके आंसर जो सांसद या मंत्री हैं उनको मौखिक रूप में ही देने होते हैं। मौखिक रूप में ही
देने होते हैं। और जहाँ पर भी मौखिक रूप में आंसर दिए जाते हैं उसके पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। क्या है? इनके पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने आपसे पूछा आप कहाँ गए थे, तो आपने बताया, और हम आपसे यह भी पूछ सकते हैं आप क्यों गए थे, अर्थात इसका पूरक प्रश्न हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर यदि आपसे कोई भी मौखिक प्रश्न पूछता है तो उसके पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो आतारांकित प्रश्न हैं इसके आंसर जो है लिखित रूप में दिए जाते हैं। किस रूप में? लिखित रूप में दिए जाते हैं। जो अल्प सूचना प्रश्न हैं इनके आंसर भी मौखिक रूप में दिए जाते हैं। और यह विशेष कलर के पेपर में लिखे होते हैं, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि कौन सा प्रश्न तारांकित है, कौन सा अतारांकित है और कौन सा अल्प सूचना प्रश्न है। तो यह कौन से कलर के पेपर में लिखे होते हैं? पहला जो है हरे कलर का पेपर में लिखा होता है, और जो अतारांकित प्रश्न है वह सफेद कलर के पेपर में लिखे होते हैं। और इसके अलावा जो अल्प सूचना प्रश्न है वह हल्के गुलाबी कलर के पेपर में लिखे होते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा? जो तारांकित प्रश्न है वह हरे कलर के पेपर में लिखे होते हैं, अतारांकित प्रश्न है सफेद कलर के पेपर में लिखे होते हैं, और जो अल्प सूचना प्रश्न है हल्के गुलाबी कलर के पेपर में लिखे होते हैं। यह सिर्फ यह दिखाते हैं कि कौन सा जो पेपर है तारांकित प्रश्नों का है या अतारांकित प्रश्नों का है। और यह भी बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो तारांकित और अतारांकित प्रश्न हैं इनके आंसर जो है मंत्रियों के द्वारा 10 से 21 दिनों के भीतर दिए जाते हैं। क्या है? 10 से 21 दिनों के भीतर दिए जाते हैं। और जो अल्प सूचना प्रश्न हैं इनके आंसर मंत्रियों के द्वारा 3 से 10 दिनों के भीतर दिए जाते हैं। तो हम लोगों ने प्रश्नकाल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है, और मैं आशा करता हूं कि यदि आपने इसे अच्छी तरीके से देखा होगा तो आपका एग्जाम्स में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं शून्यकाल को। देखते हैं शून्यकाल। तो यह प्रश्नकाल के जस्ट बाद का समय होता है। क्या है? प्रश्नकाल के जस्ट बाद का समय होता है। देखते हैं शून्यकाल को। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारतीय मीडिया के द्वारा दिया गया शब्द है। भारतीय मीडिया के द्वारा दिया गया शब्द है। कब दिया गया था? तो 1962 में दिया गया था। और जो मेन प्रश्न बनता है हमारे एग्जाम्स में वह क्या है कि यह प्रश्नकाल के बाद का समय है। बाद का समय है। इसे हम और कौन कौन से नामों से जानते हैं? शोर शराबे वाला काल। क्या है? शोर शराबे वाला काल, आतंक का काल। आतंक का काल। आप देखते हैं, आपने लोकसभा राज्यसभा टीवी पर देखा होगा कि जो सबसे ज्यादा हल्ला होता है, शोर शराबा होता है, किस समय में होता है? तो वह प्रश्नकाल के दौरान ही होता है, इसलिए हम इसे आतंक का काल भी कहते हैं। और क्या प्रश्न बनता है कि ये भारतीय मीडिया के द्वारा दिया गया शब्द है। कब दिया गया था? 1962 ईस्वी में दिया गया था। अब नेक्स्ट है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। यह भी महत्वपूर्ण है। संसद को किसी विशेष मुद्दे की तरफ आकर्षित करना। क्या है? संसद को किसी विशेष मुद्दे की तरफ आकर्षित करना। किस प्रकार से आकर्षित करेंगे? तो वह एक आकर्षण प्रस्ताव लाएंगे और संसद को बताएंगे कि यह जो मुद्दा है बहुत ही ज्यादा आवश्यक है बहस करने के लिए। तो उस पर बहस होगी संसद में। किस प्रस्ताव के द्वारा? तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के द्वारा। और यहीं पर है आधे घंटे की बहस और 2 घंटे की बहस। तो जो मुद्दा है, यदि बड़ा मुद्दा है तो 2 घंटे की बहस होगी, यदि छोटा मुद्दा है तो आधे घंटे की उस पर बहस के लिए संसद द्वारा मंजूरी दे दी जाती है। इसके अलावा देखते हैं रूल 184। तो संसदीय कार्यवाहियों को चलाने के लिए संसद के अपने कुछ विशेष नियम हैं जिनके आधार पर संसद को संचालित किया जाता है। तो उनमें से कुछ रूल्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। 184 में क्या है कि बहस के लिए कहा जाता है, किसी मुद्दे पर बहस के लिए कहा जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि इस पर वोटिंग की जाती है। क्या वोटिंग की जाती है? यदि सदन को लगता है कि 1/2 बहुमत से यह प्रस्ताव बहस का पारित हो चुका है तो वह उस पर बहस करने के लिए मंजूरी दे देगा। क्या है? लोकसभा अध्यक्ष जो है उस बहस पर मंजूरी दे देगा। और देखते हैं 193। 193 में किसी विशेष मुद्दे पर बहस के लिए कहा जाता है। इसमें भी बहस है और इसमें भी बहस है, परंतु जो 193 की बहस है इस पर कोई भी वोटिंग नहीं की जाती है। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं कि यहाँ पर वोटिंग की जाती है। और देखते हैं रूल 377। इसमें क्या है कि संसद किसी विशेष क्षेत्र से ही चुनकर जाते हैं। क्या है? किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र से ही चुनकर जाते हैं। माना कि यह उनका निर्वाचन क्षेत्र है तो उस निर्वाचन क्षेत्र की कुछ परेशानियां भी होगी, कुछ प्रॉब्लम्स भी होगी। तो जो परेशानियां हैं और प्रॉब्लम्स हैं वह है रूल 377 के तहत ही संसद के पटल पर उन परेशानियों को रखता है। क्या है? जो अपने क्षेत्र की परेशानियां हैं उनको वह रूल 377 के तहत ही
संसद के पटल पर रखवाता है। और इसके अलावा देखते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर। क्या है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह किसी भी सांसद के द्वारा लाया जा सकता है। क्या है? किसी भी सांसद के द्वारा लाया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि सदन में बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, सदन की कार्रवाई सही से नहीं चल रही है, तो कोई भी संसद सदस्य जो है इसको ला सकता है और उसमें यह कहेगा कि संसद की कार्रवाई का सही तरीके से पालन होना चाहिए, अर्थात कि संसद की जो कार्रवाई है सही तरीके से चलनी चाहिए। और देखते हैं व्हीप क्या है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि संसद में आपको बहुत सारी पार्टियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तहत लेते हैं बीजेपी और कांग्रेस को। तो बीजेपी और कांग्रेस में क्या होता है कि यह अपने कुछ नेताओं को या अपनी इस पार्टी का एक नेता तय कर देते हैं और उन नेताओं का काम क्या रहता है कि अपने पार्टी के जितने भी सदस्य हैं उनको अनुशासन में बनाए रखना, अर्थात कि वह सदन में ज़्यादा हल्ला नहीं करेंगे और संसद की कार्यवाही को सही से चलने में सहायता करेंगे। क्या है? संसद की कार्यवाही को सही से चलने में सहायता करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप शायद इसको समझ चुके होंगे कि जो नेता होता है उसका काम क्या होता है कि जो सदन की कार्यवाही है वह सही से चल पाए, इसका निर्धारण करना और वह कोई भी अनावश्यक गतिरोध उत्पन्न ना करे। यदि वह गतिरोध उत्पन्न करता भी है तो पार्टी के द्वारा उसे निष्कासित कर दिया जाता है। और इसके अलावा देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या है? आप जानते हैं कि लोकसभा का देखते हैं पहले कि लोकसभा में 543 सीटें हैं जो कि निर्वाचित होकर आती हैं। क्या है? 543 सीटें जो कि निर्वाचित होकर आती हैं। यदि आपको बहुमत चाहिए, अर्थात यदि आपको सरकार बनाने के लिए जो न्यूनतम बहुमत चाहिए वह आधी सीटों से एक अधिक होना चाहिए। क्या है? आधी सीटों से एक अधिक होना चाहिए, अर्थात कि आपके पास 272 सीटों का आंकड़ा होना चाहिए। और जो विपक्ष में पार्टी बैठी है, यदि उसको लगता है कि आपने जो यह आंकड़ा है 272 का खो दिया है, तो विपक्षी जो दल है आपके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। क्या है? आपके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। तो प्रश्न यह बनता है कि अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? तो विपक्षी पार्टी के द्वारा, विपक्षी पार्टी के द्वारा लाया जाता है। यदि उसे लगता है कि आपने बहुमत खो दिया है और यदि यह पास हो जाता है कि आपने बहुमत खो दिया है तो निश्चित है कि आपकी सरकार गिर जाएगी। क्या होगा? आपकी सरकार गिर जाएगी। इसके अलावा देखते हैं विश्वास प्रस्ताव क्या है। इसको किसके द्वारा लाया जाता है? तो सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। किसके? सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। सत्ता पक्ष सिर्फ यह दिखाने का प्रयास करता है कि उसके पास अभी विश्वास मत है, अर्थात कि उसके पास जो 272 का आंकड़ा है अभी भी उसके पास है, अर्थात कि उसने अभी तक बहुमत नहीं खोया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? तो विपक्षी पार्टी के द्वारा लाया जाता है। और जो विश्वास प्रस्ताव है किसके द्वारा लाया जाता है? तो सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। मेरे ख्याल से आप सभी लोग इन टर्मों को आसानी से समझ चुके होंगे। तो अब देखते हैं निधियों को, अर्थात कि जो फंड्स होते हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं। उनसे संबंधित प्रश्न भी हमारे एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। तो देखते हैं निधियां। निधियां भारतीय संविधान में मूलतः 3 निधियों का वर्णन किया गया है और इसके अलावा एक निधि और होती है, उसे हम राहत निधि कहते हैं या रिलीफ फंड्स कहते हैं। इसको भी बाद में देख लेंगे। पहली क्या है? संचित निधि। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, संचित निधि। और सेकंड है लोक निधि और इसके अलावा है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि। तो इनमें क्या अंतर होता है इनको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो देखते हैं। जो संचित निधि है और लोक लेखा निधि है, इसका वर्णन हमें आर्टिकल 266 के तहत देखने को मिलता है, अर्थात कि अनुच्छेद 266 के तहत देखने को मिलता है। और जो आकस्मिक निधि है उसका वर्णन हमें आर्टिकल 266 के तहत देखने को मिलता है। यह आर्टिकल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? संचित निधि या लोक निधि का वर्णन हमें आर्टिकल 266 में देखने को मिलता है और जो आकस्मिक निधि है उसका वर्णन हमें आर्टिकल 267 में देखने को मिलता है। तो आइए संचित निधि को समझते हैं कि संचित निधि क्या है। तो यह सरकार की निधि है। क्या है? सरकार की निधि है या सरकार का पैसा है। आप अपना पैसा कहाँ पर रखते हैं? आप अपना पैसा बैंक अकाउंट में रखते हैं, लेकिन सरकार कहाँ रखती है? संचित निधि में रखती है। कहाँ पर? संचित निधि में रखती है। यह भी एक प्रकार का बैंक अकाउंट ही होता है। सरकार आरबीआई के पास यह रखती है। किसके पास?
आरबीआई के पास इसको रखती है। अर्थात कि सरकार के जो आय के स्रोत हैं, सरकार की जहां से आय होती है, तो निश्चित ही संचित निधि में बढ़ोतरी होगी और वह उन रुपयों को कहां पर रखेगी, आरबीआई के पास रखती है। तो सरकार की निधि है जब है, तो इससे जो महत्वपूर्ण पद हैं उनको वेतन भी दी जाती है। अर्थात कि हमारे एग्जाम से प्रश्न पूछे भी गए हैं कि जो राष्ट्रपति हुआ, कौन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हुए, और इसके अलावा यूपीएससी के चेयरमैन हुए और अन्य सदस्य हुए, और सीएजी हुआ, और ऐसे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पद हैं जिनके वेतन जो है संचित निधि पर भारित होते हैं। हमारे एग्जाम से पूछा गया है कि राष्ट्रपति का जो वेतन है किस निधि पर भारित होता है, तो संचित निधि पर भारित होता है। तो हम लोगों ने संचित निधि को भी बहुत अच्छी तरीके से देखा है। लोक निधि क्या है, सरकार की जो आय लगान के रूप में प्राप्त होती है, किस रूप में, लगान के रूप में प्राप्त होती है, तो वह लोक निधि में आती है। यदि लगान के माध्यम से कोई भी निधि कलेक्ट की जाती है तो वह लोक निधि के अंतर्गत आती है। और आकस्मिक निधि क्या है, इसके अंतर्गत 100 करोड़ रुपए, क्या है, 100 करोड़ रुपए रिजर्व किए जाते हैं। क्या है, 100 करोड़ रुपए रिजर्व रखे जाते हैं। यह कहाँ से रखी जाती है राशि, यह संचित निधि के माध्यम से ही रखी जाती है। और किस लिए रखी जाती है, कि जब सरकार को इसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है तब सरकार इसका प्रयोग कर सकती है। क्या सरकार इसका प्रयोग कर सकती है, कब कर सकती है, जब बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। अर्थात कि आपातकाल की स्थिति हुई, ऐसी स्थिति में क्या होगा, सरकार इसका प्रयोग कर सकती है। और इस निधि को यदि आपको खर्च करना है तो आपको संसद की परमिशन नहीं लेनी होगी। और जबकि यदि आपको संचित निधि से कोई भी पैसा निकालना है या पैसा डालना है तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होती है। और जो राहत निधियां हैं, यह क्या है, राहत निधि, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो आपने देखा होगा पीएम केयर्स फंड, सीएम केयर फंड्स, यह विशेष परिस्थितियों में सरकार जनता से ले सकती है, परंतु जनता इसे देने के लिए बाध्य नहीं है। क्या है, राहत निधियां, इसका वर्णन हमें भारतीय संविधान में भी नहीं किया गया है। क्या है, इसका वर्णन जो है राहत निधि है, इसका वर्णन भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। इसके अलावा देखते हैं, हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में छूट गया था विशेष सत्र। विशेष सत्र क्या होता है, हम लोगों ने सत्र को तो समझा था परंतु विशेष सत्र को गलती से छोड़ गए थे। तो देखते हैं विशेष सत्र, अर्थात कि स्पेशल सेशन है, स्पेशल सेशन। तो स्पेशल सेशन है, यह दो तरीके के होते हैं। पहला क्या है, स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, और जो सेकंड है स्पेशल सेशन ऑफ लोकसभा। तो जो भारतीय संविधान में विशेष सत्र की बात की गई है वह है स्पेशल सेशन ऑफ लोकसभा की बात की गई है। किसकी, स्पेशल सेशन ऑफ लोकसभा की बात की गई है। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 352 के तहत इसकी चर्चा की गई है। यह क्या है कि स्पेशल सेशन कब बुलाया जा सकता है, तो यह आपातकाल के समय बुलाया जा सकता है। कब, आपातकाल को आपको यदि समाप्त करना है, क्या है, आपातकाल को यदि आपको समाप्त करना है तो लोकसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। और इसमें जो लोकसभा के सदस्य हैं वह 1/2 बहुमत से इसको पारित कर देंगे, किसको, आपातकाल हटाने संबंधी प्रस्ताव को। तो आपातकाल समाप्त हो जाता है। और बुलाया किसके द्वारा जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। यह दोनों ही सेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं। और क्या है, यदि आपको आपातकाल लगाना है तब क्या प्रक्रिया होगी, क्या है, यदि आपको आपातकाल लगाना है, कौन सा आपातकाल, वो भी राष्ट्रीय आपातकाल यदि आपको लगाना है तो क्या प्रक्रिया होगी, सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में से इस बिल को 2/3 बहुमत से पारित करवाना होगा, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी 2/3 बहुमत से इस बिल को पारित करवाना होगा। इसके बाद राष्ट्रपति इसको इजाजत देंगे, अर्थात कि जब राष्ट्रपति के इस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो आप देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में वर्णित है। जो स्पेशल सेशन ऑफ लोकसभा है इसका वर्णन भी अनुच्छेद 352 में देखने को मिलता है। जो स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट है इसका वर्णन भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। क्या है, स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट है, अर्थात कि संसद का विशेष सत्र, इसका वर्णन भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। यह सिर्फ एक क्या है, अभिसमय है। अभिसमय का क्या तात्पर्य है कि परंपरागत रूढ़ियां, क्या है, परंपरागत
रूढ़ियां। इसको समझते हैं कि जब लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह हमेशा सत्ता पार्टी से होता है, सत्ता पार्टी से होता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष है वह तो सत्ता वाली पार्टी से होता है, और जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है वह हमेशा विपक्ष वाली पार्टी से होता है। यह भी भारतीय संविधान में कहीं पर लिखा नहीं गया है, परंतु यह क्या है, एक परंपरागत रूढ़ियां हैं जो बहुत समय से चली आ रही हैं संसदीय प्रक्रियाओं में और अभी भी चल रही हैं। उसी प्रकार की यह भी क्या है, एक अभिसमय है अर्थात परंपरागत रूढ़ियां है। तो इसको समझते हैं कि क्या है कि वर्ष 1997 में, कब, वर्ष 1997 में स्वतंत्रता दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं है, हमारे लिए सिर्फ यही जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को यह वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो जब भी डाली जाए आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू।